This is Fayaz Hussain Rahujo, and I am currently working as Additional Commissioner Shahid Benazir Awad Division. Previously, I was working as a lecturer in FG College, Quetta, Kent. Then I worked in Sakhar IBA as a lecturer of economics for 2 years. Then I qualified PCS and I became DDO revenue then, which was converted into assistant commissioner. I have served as assistant commissioner for 5.5 years. Then I got promoted to grade 18, and I am working as ADC 1 Nusrat Feroz, and I worked as DD Sindh Food Authority, and I worked in Khairpur Special Economic Zone as Deputy Project Director. And I also work in Education Department as Deputy Director in Education and Literacy Department. So this is my fifth posting in grade 18. I'm about to get promoted to in grade 19. I have done recently MCMC, in which I got the second position in the whole batch of 60 officers. So this is my brief introduction. Actually बड़ी अच्छी जर्नी है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ये ट्रेंड है कि जो CSS करेगा उसको ही अप्रिशिएट किया जाएगा. तो मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने 21 साल की उम्र में CSS किया था, वो फॉरेन सर्विसेज में हैं. तो मेरे जो दूसरे भाई हैं उन्होंने भी CSS अटैम्प्ट किया था, तो उनका नहीं हो सका. तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रहा था लेकिन विदाउट द गाइडेंस ऑफ माय फैमिली. सो मैंने जो भी तैयारी की थी वो इंडिविजुअली की थी, मतलब उनसे कोई गाइडेंस नहीं. गाइडेंस सिर्फ इतनी थी कि भाई CSS करोगे तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश जो राइटिंग एक्सप्रेशन है उस पर मेहनत करनी है, किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़ने से आप जो है ना वो अंग्रेज़ी सीख लेते हैं. तो ये सारे जो बाकी मेथड जो होता है वो अपना होता है. तो मेरा मेथड ये होता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि मैं रोज़ाना के बेसिस पे प्रेसी करता था, किसी भी पैराग्राफ को रोज़ाना के बेसिस पे प्रेसाइज करता था. सो रीडिंग एंड राइटिंग हैव ऑल द वे वर्क फॉर मी. आई एम स्टिल वर्किंग एज अ राइटर. आई डू राइट एवरी डे. तो पढ़ना और लिखना यही चीज़ है, यही सक्सेस है. CSS का भी सक्सेस, क्योंकि हमारे CSS के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं या 1200 की जो मार्क्स होती हैं वो आपकी रिटन पे होती हैं. इंटरव्यू आपका सिर्फ 300 का होता है. तो आप जो है ना वो ज़्यादातर मेहनत आपकी जो नज़र आती है वो राइटिंग पे आती है, आपके एक्सप्रेशन पे आती है. तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस एरिया ओनली. बाकी जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू हैज़ गॉट मैनी एस्पेक्ट्स. इट इज़ साइकोलॉजिकल इंटरव्यू एज वेल एज इट इज़ द जजमेंट ऑफ हाउ यू अटेम्प्टेड योर रिटन पेपर्स. तो इंटरव्यू में ही वो इस तरह का बड़ी चीज़ नहीं होती. मैंने जो देखा है, अपनी एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग अच्छी मार्क्स ले लेते हैं रिटन में, वो ही ज़्यादातर जो है ना इंटरव्यूज़ में अच्छी मार्क्स लेते हैं. रीज़न ये है कि वो इंटरव्यू में जो है ना आपको पास कर लेते हैं, क्योंकि जस्टिफाई करनी होती है आपको राइटिंग का. तो दिस इज़ हाउ. बाकी जो ज़िंदगी में आपको ना काफ़ी दोस्त मिलते हैं, हर एक का मेथड अलग होता है, और मेथड्स पे मैं बिलीव नहीं करता कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है मेरे लिए वर्क किया है तो ये दूसरों के लिए वर्क करेगा. ये नहीं होता. आपका अपना मेथड है. यू हैव टू डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी, यू हैव टू डिवाइस योर ओन प्लान. अच्छा, मैं जो है ना वो सबसे पहले जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था 21 साल की उम्र में, तो सबसे पहले मैंने किया कि मैंने CSS के जो अनसॉल्व पेपर्स हैं ना उनकी एक बुकलेट आती थी उस वक्त में, वो मैंने ले ली. तो अनसॉल्व पेपर्स को मैंने ऐसा किया कि 15 दिन तक उनको लिखता रहा. अनसॉल्व पेपर्स मतलब एक टॉपिक है टू नेशन थ्योरी, एक टॉपिक है इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, एक टॉपिक है कि फ़लस्तीन का इशू है या कोई कश्मीर इशू है. तो उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, उसके सामने उसका साल लिख दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा, उसके सामने साल लिख दिया. तो इस तरह से ना मुझे पता चल गया कि एक क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है, एक क्वेश्चन जो है वो मतलब 3 साल के बाद रिपीट होता है, एक क्वेश्चन जो है वो 10 साल के रिपीट होता है, और एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिपीट नहीं होता. तो 4 कैटेगरीज बन गई मेरी, A, B, C एंड D. तो एक कैटेगरी के क्वेश्चन जो थे ना वो मैंने फोकस करना शुरू कर दिया. जब नोट्स बनाना शुरू हुए, जब पढ़ना शुरू हुआ, तो एक कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं दे नीड टू बी मेमोराइज, दे नीड टू बी अंडरस्टूड, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट
हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय मी। तो ये तो हो गया एक कैटेगरी क्वेश्चन। उसके बाद बी कैटेगरी क्वेश्चन होता है जिसमें आप ये करते हो कि उसकी आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को याद कर। सी क्वेश्चन के जो कैटेगरीज होते हैं क्वेश्चंस, उसको आप सिर्फ पढ़ लेते हो, समझ लेते हो कि ये क्वेश्चन ये है, क्योंकि वो 10 साल के बाद रिपीट होता है। तो यू नीड टू हैव द ए कैटेगरी क्वेश्चंस इन योर माइंड। दिस इज द स्टेप नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि मेरी सारी ज़िंदगी जो मेहनत रही है वो ये रही है कि आई हैव नेवर बिलीव्ड इन मेमोराइजेशन। मैं कभी भी 2 जुमले भी याद नहीं कर सकता। अगर आज आप मुझे कहेंगे कि इस टॉपिक पे मैं लेक्चर रहा हूँ, अगर मैं लेक्चर किसी जगह पे लेके आता हूँ तो कभी भी जुमला रिपीट नहीं होता मेरा। तो मेरी तबीयत ये है कि मैं रिपीट नहीं करता, और इसीलिए मैं हमेशा क्रिएटिविटी पे बिलीव करता हूँ। तो कोई भी चीज़ आ जाती है तो मैं उसको आले नाल लिख लेता हूँ, खुद ही लिख लेता हूँ। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। तो अगर मैं देखता कि मुझे रिटन एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब मैं आई कांट राइट ऑन माई ओन, तो मैं उसको मेमोराइज़ करता उस क्वेश्चन को। लेकिन मैं जब क्योंकि लिख लेता था खुद ही, तो मैं उसके मेजर जो पॉइंट्स होते, मेजर उसकी मेमोराइजेशन वाली पॉइंट्स होती थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो याद कर लेता था। क्योंकि आप कितना भी अच्छा आपका एक्सप्रेशन हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर आप नहीं लिख सकते। मुझे जो हमेशा लोगों ने मिसगाइड किया था, अपने सीनियर्स ने, वो ये कहा था कि भाई मैं तो खुद लिखता हूँ पेपर को। ये गलत है। आप खुद लिख सकते हो, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको याद करनी होती हैं। उसके बगैर आप क्या लिखोगे? उसके बगैर तो कहानी होगी ना। कहानी किसी को पसंद नहीं आती। आप अ स्टोरी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स बिकम्स द हिस्ट्री। ओके, अ स्टोरी विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स इज जस्ट अ स्टोरी। सो यू हैव टू सपोर्ट योर आइडियाज विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक ये बात है। दूसरी बात ये मैं देखता हूँ कि हमारे जो दोस्त होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं CSS की, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो हमेशा किसी को एस्पायर करते हैं, किसी न किसी पर्सनैलिटी से वो इंस्पायर्ड होते हैं। तो उसने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो उसी को फॉलो करते हैं। तो मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। आपकी स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए, अपनी ज़ाती होनी चाहिए। हम 3 भाई हैं, तीनों ने CSS की तैयारी की है। मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, ही इज़ वेल रेड पर्सन। वो ज़्यादा रीडिंग करता है और थोड़ी बहुत पॉइंट्स नोट करके वो लिख लेता है। ही इज़ अ गुड रीडर। दूसरा भाई जो है ना, ही इज़ अ गुड लिसनर। वो किसी भी दोस्त से, किसी सीनियर से सीख लेता है, चीज़ें नोट कर लेता है अपने दिमाग में और ख़ुद लिखता है। मतलब ही इज़ नॉट अ गुड रीडर। और मेरी स्ट्रेटजी ये है कि आई एम अ रीड राइट पर्सन। मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको पहले अपने नोट्स के फॉर्म में लाता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क। तो ये है हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटजी। 3 भाई हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो यू हैव टू डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी। मैं बिलीव करता हूँ एनीथिंग अंडर योर पेन इज़ अंडर योर माइंड। अगर आप उसको नहीं लिखेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू नोट इट डाउन और नेवर बी एबल टू एक्सपेंड इट और राइट इट इन द पेपर। हम भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं। मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल पीरजोगोट की है, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पीरजोगोट की है, उसके बाद मैं ICB में गया था, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इन इकोनॉमिक्स फ्राम कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो मेरी इस्लामाबाद की एजुकेशन हाफ एंड हाफ मेरी एजुकेशन है गवर्नमेंट की। तो वो भी कायद यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट है। थ्रू आउट मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ। फ़र्क ये था कि जब ICB में था, मैं ICB मैंने पोजीशन ली थी, तो वो जो जर्नी थी फ्राम सिंध टू इस्लामाबाद, उसके दौरान सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प की थी वो मेरी इंग्लिश ने की थी। क्योंकि हमने हाई स्कूल लेवल पे एक बहुत अच्छे टीचर से अंग्रेज़ी का ग्रामर सीखा था। उन्होंने हमें ग्रामर सिखाया था। जो भी टेंसेस, उस वक्त 12 टेंसेस होते थे, तो 12 टेंसेस के सारे गर्दान, उनकी सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। उसके बाद पैसिव एक्टिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने मैट्रिक में पढ़ ली थी। उसके बाद अंग्रेज़ी सीखने का मरहला आया जब तो वर्ड्स नहीं होते थे हमारे पास। ग्रामर तो हमने सीख लिया, अब वर्ड्स के लिए क्या करते थे हम लोग, जो है वो किसी ने बताया कि आप रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ें, हमने रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ना शुरू किया। किसी ने कहा न्यूज़पेपर पढ़ें, डॉन पढ़ें, हमने डॉन पढ़ना शुरू किया। तो डॉन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको आपकी वोकेबलरी इन्हांस होगी, आपको स्ट्रक्चर्स पे कमांड होगी, और फिर आप जो है उसको अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। तो एक दिन मैंने कहा था ना आपको कि मैं डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखता था। तो एक पैराग्राफ लिखने की वजह से कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि आई कैन राइट एंड आई कैन राइट द होल एसेस। You will be surprised to know कि I have never failed an essay in my whole life, and I have attempted
4 essays in whole 3 attempts of the thesis. Only 4 essays. I write on the spot because of my whole practice in the background. I write every day. I don't practice writing essays on regular basis. I just write a paragraph on regular basis. Okay. तो ये अंग्रेज़ी जो है वो लिखने से आती है. अगर आप स्पीकिंग की अंग्रेजी जब इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्पीकिंग के लिए होती है एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है. तो अगर आपकी स्पीकिंग आउटपुट है तो आपकी लिसनिंग इनपुट है. इसी तरह से अगर राइटिंग आपकी आउटपुट है तो रीडिंग आपकी इनपुट है. तो द मोर यू रीड द बेटर यू विल राइट. द मोर यू लिसन टू गुड स्पीकर द बेटर यू विल बी स्पोकिंग पावर. तो दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर स्पोकन एंड योर रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज. और लोग मुझे कहते थे कि आप अगर अंग्रेज़ी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप BBC सुने, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था करंट अफेयर्स. तो मैं उस वक्त क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था. तो क्रिकेट की कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी और फिल्म स्टार्स की जो इंटरव्यूज़ होते हैं इंग्लिश में मुझे अच्छे लगते थे. तो आई यूज़ टू स्पीक ऑन माई ओन. आई यूज़ टू इमिटेट दोज पीपल. सो दिस इज़ हाउ आई इम्प्रूव माई स्पोकन. And as far as writing is concerned, I used to write every day. I used to translate in fact every day. कि मुझे किसी ने कहा कि भाई मैं उस वक्त हम सखर जाते थे तो रास्ते में कोई भी चीज़ सिंधी में कहनी होती थी, मैं तो उसको अंग्रेज़ी में कहता था. तो इस तरह से आप स्पोकन आप इम्प्रूव करते हैं. आप जो है ना ट्रांसलेट करते हैं सिंधी से इंग्लिश से. तो मेरी एक और चीज़ थी जो सबसे डिफरेंट है, वो ये है कि मैंने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको हर एंगल से पढ़ा है कि उसको मैं पढ़े लिखे बंदे को भी समझा सकूं और आम अनपढ़ बंदे को समझा सकूं. इसीलिए मैंने जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है उसका सिंधी ट्रांसलेशन, जो उर्दू ट्रांसलेशन भी उसकी पढ़ी है मैंने ऑटोमेटिक. उसको डिक्शनरी में देखा है ताकि आई शुड बी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन, दैट लैंग्वेज, दैट टर्म, दैट कंसेप्ट whom I am going to explain to others. I can have vast vocabulary either in Urdu or in Sindhi or in English, so that everybody would understand my thinking, my idea, my knowledge.